So, hello everyone, welcome back to STBZ and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati and author of AMU Capsule book, which is the most favorite book for AMU EEE aspirants. And guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बचे हुए दिनों में AMU BTech की तैयारी कैसे करी जाए ताकि 100% अपना सिलेक्शन श्योर हो सके। तो बच्चे पार्टी देखो, अगर तुमने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो फिर बहुत बढ़िया भाई, बड़े सिंसियर आदमी हो और ऐसे ही बच्चे सीट अपना सिक्योर करते हैं। लेकिन अगर तुमने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो अभी भी देखो यार, बहुत लेट नहीं हुआ है। अभी भी अपने पास लगभग 150-160 दिन आराम से बचे हुए हैं और इतने दिनों में भी एएमयू की तैयारी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं कि हुआ कि मतलब बड़ा इजीली हो जाएगा, चलो यार लास्ट के 2-3 महीने में प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करेंगे और इजीली आराम से एएमयू क्रैक कर देंगे। माना एएमयू बीटेक में जेई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऑल्दो जब तुम पीवाईक्यू लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा जेई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन एएमयू बीटेक में रिपीटेड हैं और जेई एडवांस के भी बहुत सारे क्वेश्चन एएमयू बीटेक में रिपीटेड है। खासकर मैथमेटिक्स में आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफी कम मार्क्स पे ही बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो उतना ज्यादा टफ ओवरऑल नहीं पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आराम से आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया और लास्ट के 2-3 महीने में आप सोचो कि हाँ भैया पढ़ के आराम से क्रैक कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। और इसी चक्कर में बहुत बार एक इंटरनल बच्चा जो एएमयू में इंटरनल है, एएमयू से 12th या डिप्लोमा कर रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि प्रॉब्लम है कि उनको लगता है हम तो इंटरनल हैं, हम तो लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और फोड़ के आ जाएंगे, और अक्सर इस चक्कर में उनके साथ धोखा हो जाता है। लेकिन अभी भी स्टार्ट अगर तुम करोगे तो मेरे हिसाब से इजीली क्रैक किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी सही हो तब, क्योंकि अब आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं बचा कि आप अलग अलग जगहों पर जाके एक्सपेरिमेंट करो। तो भैया क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो चलो पहले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर एग्जाम एएमयू का कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। तो पिछले 3 साल का देखो, 2023 में जो एएमयू बीटेक का एग्जाम है वो 14 मई को हुआ था, 2024 में 10 जून को हुआ था और 2025 में 20 अप्रैल को एएमयू बीटेक का एग्जाम हो गया था। तो मोटा मोटी अप्रैल से लेके मतलब हम अपन मान सकते हैं कि भैया देखो यार, अप्रैल या मई में एएमयू का एग्जाम हो जाएगा। देखो ये 2024 में तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था, जून तक तो नहीं जाएगा। तुम ये मान के चलो, अगर तुम उसे एग्जाम की डेट पूछो कि भैया एग्जाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है, तुम्हें बोलूंगा कि भैया अप्रैल का लास्ट ले लो, अप्रैल का लास्ट वीक ले लो, या फिर मई का अप्रैल के लास्ट 2 वीक ले लो, या फिर मई के फर्स्ट 2 वीक ले लो, है ना, फर्स्ट 2 वीक ले लो। इसमें पक्का मेरे हिसाब से अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो एग्जाम हो जाना चाहिए। ऑल्दो ये डिपेंड करेगा कि इस बार एमयू में सिनेरियो क्या चल रहा है, लेकिन अपने को यही मान के चलना है कि अप्रैल के लास्ट में, देखो जेई के बाद, या फिर अप्रैल के लास्ट में अपने को यही मान के चलना है कि अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक एएमयू बीटेक का एग्जाम जो है निपट जाए, और इतने में निपट जाना चाहिए। तो अगर इस डेट को मैं कंसीडर करूं कि अप्रैल पूरा खत्म हो गया, तो भी मेरे पास मोटा मोटी आज से लेके 160 से लेके 170 दिन के बीच में बचेंगे। अगर एग्जाम एकदम टाइमली या टाइम से पहले हो गया तो भी मेरे पास 150 दिन बचेंगे, और अगर थोड़ा बहुत खिंच-खाच के गया तो ज्यादा से ज्यादा 180 दिन बचेंगे। तो ये 150-160 दिन में ही जो हमें करना है वो करना है। और हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, तो अगर मैं तीनों सब्जेक्ट को मैच करूं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को, तो देखो फिजिक्स में हमें टोटल 26 चैप्टर करने हैं, 25-26 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री में अपने को टोटल 26 चैप्टर करने हैं, और मैथमेटिक्स में भी अपने को टोटल 25 चैप्टर करने हैं। तो टोटल 76-77 चैप्टर अपने को देखने को मिल जाएगा, जो इन आने वाले 150 दिन में हमें कंप्लीट करने हैं। हमारे पास टाइम कितना है, मोटा मोटी अपन 150 दिन मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में वैसे भी अपन लोग क्या करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, ताकि मतलब जैसा एएमयू पेपर बनाने वाला है, 100 क्वेश्चन का इस साल पेपर रहने वाला है, तो जैसे 100 क्वेश्चन के एएमयू में टेस्ट होने वाला है 2 घंटे में, वैसे ही एग्जैक्टली कम से कम 8-10 पेपर अपन डेली बैठ के देंगे और डेली एनालाइज करेंगे कि इसमें कितना आ रहा है। ये बहुत जरूरी है। हालांकि बच्चे इसको बड़ा हल्के में लेते हैं। जब बच्चा पेपर देने जाता है तो मैं पूछता हूं कितना मॉक लगा के आया था, तो बोलता है मॉक तो लगाया ही नहीं था। क्यों नहीं लगाया था भैया, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, हम तो लास्ट डे तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। चाहे सिलेबस 70% हो या 80% कंप्लीट हुआ हो, हमें लास्ट के 10 दिन में मॉक लगाने ही लगाने हैं। अगर लगाइएगा तभी बढ़िया रिजल्ट पाइएगा, अगर नहीं लगाइएगा तो फिर यहां से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आप कभी अपना आकलन ही नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअल में आप इस एग्जाम के लिए कितना % प्रिपेयर्ड हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कितना % आप प्रिपेयर्ड हैं, कितनी पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी है, आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, तो आपको लास्ट में एटलीस्ट 10 मॉक तो लगा के जाना ही पड़ेगा। लेकिन भैया हम 10 मॉक लगा के जाएं तब तो जब हमने कुछ तैयारी की हो, जब हमारा सिलेबस ही नहीं तय कंप्लीट है तो हम कैसे जाएं? तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन इस वीडियो में बता रहा हूं कैसे करिए। तो टोटल अपने पास 76-77 चैप्टर है और हमारे पास दिन है मोटा मोटी 150-160। अगर हम देखें कि भैया एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं अब से भी स्टार्ट कर दूं, जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग जो है पहले से शुरू कर दिए होंगे, जो शुरू कर दिए बढ़िया, तुम पहले ये चेक करो कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं। जो नहीं शुरू किए हैं उनका क्या? तो सर अगर मैं आज से भी शुरू करूं तो मेरे को मोटा मोटी एक चैप्टर कितने दिन में निपटाना होगा? तो यार देखो, अगर 76-77 चैप्टर हैं, 150 दिन है, 160 दिन है, तो मोटा मोटी 2 से 3 दिन में अगर आप एक चैप्टर करोगे, सोचो 2 से 3 दिन में, मैं वो कर लेता हूं कि भैया 160/77 मेरे पास इतने चैप्टर हैं, 160 दिन है, कितने दिन में लगभग आएगा? तो लगभग ये 2.33 के आसपास आएगा। 2 से 3 दिन के बीच मैं मोटा मोटी ले लेता हूं या 2.5 दिन ले लेता हूं। तो अगर मेरे को एक चैप्टर करने हो तो कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर एक चैप्टर अगर मैं निपटा पा रहा हूं, तब जाके 150 दिन में सिर्फ और सिर्फ मेरे सारे चैप्टर निपटेंगे। तो यार, और 2 से 3 दिन में क्या एक चैप्टर निपटा पाना मुश्किल है? भैया अगर तू वन शॉट भी देखने पहुंच जाए ना तो भी नहीं निपट पाएगा। मतलब वो टाइम तो जा चुका है कि भैया हम बड़ा इजीली अब इसको कर लेंगे। ध्यान से सोच सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, सिर्फ कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो 1 से 2 दिन में हो सकते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कम से कम एक टीचर पढ़ाता है तो 10 से 15 दिन पढ़ाता है। और अगर तुम पहले से पढ़े हुए हो 12th में ठीक ठाक से, तो फिर तुम 5-7 दिन में कर सकते हो। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। अगर तुम्हारे पास 77 चैप्टर हैं, 160 दिन है, तो कम से कम 2.5 दिन के अंदर एक चैप्टर तुमको निपटाना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। ये हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब मोटा मोटी तो तुम लेट हो चुके हो। ऑब्वियसली टेक्निकली तुम लेट हो चुके हो। और सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना, सिर्फ वीडियो देख लेना या ऑफलाइन में जाके पढ़ लेना, टीचर ने पढ़ा दिया तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसको कंप्लीट नहीं कहते हैं। कंप्लीट होना किसको कहते हैं? तुमने लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, बढ़िया। ध्यान से समझना, किसी चैप्टर को कंप्लीट कब कहा जाएगा? कंप्लीट कब कहा जाएगा? तो इसको कंप्लीट तब बोला जाएगा कि तुमने क्या किए? सारे क्लास अटेंड किए, सारे क्लास अटेंड किए। क्लास अटेंड करने के बाद से मोटा मोटी तुमने क्या किया? उसके अच्छे से नोट्स बनाए, क्योंकि बिना नोट्स के रिवीजन कर पाना मुश्किल है। नोट्स बनाने के बाद से तुमने जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर्स चल रहे थे, हर टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए, जिसको हम लोग डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। उसके बाद से हमने क्या किया? उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगा लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगा लिए। एक तो हमने हर टॉपिक के क्वेश्चन लगाए, फिर पूरा फुल चैप्टर के क्वेश्चन लगाए, और लास्ट में हमने पीवाईक्यू लगा लिया। अब अगर तुम इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को कर लिया तो ये माना जाएगा कि ठीक है, तुमने पढ़ भी लिया, उसको क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक वाइज इंप्लीमेंट किया, उसके बाद पूरा चैप्टर को एक साथ इंप्लीमेंट किया। चैप्टर में जितने फॉर्मूले थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लगा के इंप्लीमेंट किया। और जब ये सब तैयार हो गया तो तुमने क्या किया? पीवाईक्यू लगाया और खुद को टेस्ट किया कि कितने क्वेश्चंस तुमसे बन पा रहे थे। अब जो पीवाईक्यू नहीं बना उसको तुमने क्या किया? फिर से जाके फिक्स किया कि अच्छा, मैं एनएलएम में से इस टॉपिक पे क्वेश्चन बना रहा था, फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन था, मुझसे नहीं बन पाया, क्या कॉन्सेप्ट में कमी रह गई थी, तो उसको जाके तुमने नोट्स में देखा या वीडियो से समझा या जैसे भी किया, लेकिन फिक्स कर दिया। अगर तुम इतना कर पा रहे हो तो ये माना जाएगा कि यस, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट करना, ना कि वन शॉट देख लेना और उसको बोल देना कि यस यस मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट है। तो अगर हम कंप्लीट करने पे पहुंचे तो अब तो बड़ा कम टाइम बचा है कि हम बहुत अच्छे ढंग से जो कंप्लीट करने का पूरा प्रोसीजर है वो कर पाएंगे। भैया ये तो बड़ा मुश्किल है, तो करें क्या? तो देखो यार, एएमयू या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। पहला, चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो। कंप्लीट करना किसको कहते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद उसका 3 बार मिनिमम रिवीजन करो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना बढ़िया, लेकिन मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन करो। और तुम इसको फील कभी भी कर सकते हो। तुम किसी भी अभी तक तुम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम जितने भी चैप्टर्स पढ़ चुके हो ना, एकदम बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तुम अभी क्या करो, उस चैप्टर्स को, उसमें से किसी 2-3 चैप्टर को उठाओ और उसका 3 बार रिवीजन करो। एक बार अभी रिवीजन कर लो, एक बार कुछ दिनों बाद रिवीजन कर लेना, और एक बार उसके कुछ दिन बाद रिवीजन कर लेना। उसका कितनी बार रिवीजन करना? 3 बार। और रिवीजन कैसे करना उसका तरीका मैं बताऊंगा कि तीनों बार रिवीजन करने का तरीका कैसे होना चाहिए। जैसे कि अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो कभी भी सिर्फ कॉन्सेप्ट को, सिर्फ थियरी को, सिर्फ नोट्स को पढ़ लेने को रिवीजन नहीं कहते हैं। रिवीजन एक्चुअली क्या करते हैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, अभी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 3 बार रिवीजन करना और फिर देखना, जब भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एकदम
फुल कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे अंदर कि यस ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा ही बनेगा, मिनिमम 3 बार, और 3 से ज्यादा बार कर रहे हो तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो तुम्हारा मामला डन ही है। तो ये एग्जाम में रैंक लेके आने के लिए कंप्लीट तो करना ही करना है और मिनिमम 3 बार रिवीजन भी करना है, तब जाके काम बनेगा, ये बात ध्यान रखना। तो भैया अब तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आपके आंकड़े से तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर मैं 20 चैप्टर कंप्लीट अब तक कर भी लिया हूं जुलाई से लेके अब तक, फिर भी मेरे पास अभी भी अच्छे खासे 57 चैप्टर बाकी हैं, और 57 चैप्टर को 150 दिन में करना मतलब 3 दिन में एक चैप्टर करना, मैं कैसे करूंगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन करा जा सकता है। कैसे? इसका आंसर है इसके कट ऑफ में। मैं तुम्हें कट ऑफ का बात बताता हूं। अब चूंकि एएमयू में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब 150 नंबर का पेपर होता था तो बड़े कम ही लोग होते थे कि 150 में से 100 प्लस 120 प्लस 130 प्लस, रेयर कभी ऐसा कोई होता होगा, और वो जो होता भी होगा ना वो एएमयू में एडमिशन लेने नहीं आता होगा। मैं तुम्हें कट ऑफ बताता हूं कि लगभग लास्ट कुछ ईयर्स में क्या कट ऑफ रहा, कितने मार्क्स पर क्या ब्रांच मिल गई। सोचो 100 नंबर का पेपर है, सबसे बेस्ट ब्रांच कोई क्या चाहता होगा भैया? कंप्यूटर साइंस या फिर एआई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, यही 3 ब्रांच है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, जो बच्चों को चाहिए कि हाँ भैया इन्हीं ब्रांच में एडमिशन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका प्लेसमेंट रेशियो बड़ा अच्छा है। हाँ, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल के लिए भी आते हैं, एएमयू की मैकेनिकल भी फेमस है, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर बच्चे का यही डिमांड है कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो मोटा मोटी जिसके 50 55 60 नंबर थे लास्ट ईयर, उनके एडमिशन हो गए थे। अब अगर मैं 100 में से 55 नंबर की बात करूं, 60 नंबर की बात करूं, अगर इतना आता है तो एडमिशन मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, अगर पेपर बहुत ईजी हो गया तो हो सकता है 70 नंबर लेके आना पड़े, अगर पेपर बहुत आसान है, मतलब पेपर बहुत टफ है, तो हो सकता है 40 नंबर पे भी 40 नंबर पे ही हो जाए, क्योंकि पेपर जब टफ होगा तो सबके लिए होगा, फिर कट ऑफ बड़ा लो जाएगी, पेपर आसान होगा तो सबके लिए होगा, फिर कट ऑफ हाई जाएगी। हाँ भाई, एक बात जरूर देखा गया है कि जब पेपर ज्यादा आसान हो जाता है तो लल्लुओं का भी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी बड़ा हाई हो जाती है, और पेपर जब बहुत ज्यादा टफ होता है तो वहां पर सिर्फ क्रीम बच्चा ही बढ़िया स्कोर कर पाता है। तो कितने नंबर लेके आने हैं? तो भैया अगर अपन 55 नंबर भी लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? एएमयू में एडमिशन हो जाएगा। एएमयू में कंप्यूटर नहीं तो एआई मिल जाएगी, एआई नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी, टॉप के 3 ब्रांच में पक्का एडमिशन हो जाएगा, अगर अपने 50-55 नंबर आते हैं तो भी। और 50-55 नंबर लेके आना है कितना आसान, सिंपल। अगर फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में 33 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, केमिस्ट्री में भी 33 क्वेश्चन आए थे, और मैथमेटिक्स में 34 क्वेश्चन आए थे, ओवरऑल सब मिला जुला के 100 क्वेश्चन आए थे। अगर सोचो तुम 33 में से 20 कर लेते हो ऑन एन एवरेज, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बच्चा थोड़ा मेहनत करके ले आता है। केमिस्ट्री में तुम 33 में से 20 या 25 कर लेते हो, और मैथमेटिक्स में तुम 10 भी अगर तुम कर पाओ या 15 भी कर पाओ, तो ये तीनों मिला के मोटा मोटी 50 से 55 हो जाएगा। और एक प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए है क्योंकि देखो, केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां से एएमयू दबा दबा के सवाल पूछता है, फिजिक्स में भी बहुत सारे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से दबा दबा के सवाल पूछता है। देखो लास्ट ईयर भी देखना, ग्रेविटेशन से इन लोगों ने कितने सारे सवाल पूछ दिए थे। और कुछ चैप्टर्स ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में है कि बहुत आसान है, एक नॉर्मल बच्चा भी जिसने अभी तक बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की है, बोर्ड का टॉपर नहीं है, तो भी वो क्या कर सकता है, इजीली उन सारे चैप्टर्स को निपटा सकता है। तो अगर सिर्फ हाई वेटेज के चैप्टर्स और मीडियम लेवल के चैप्टर्स में टफ को हटा दूं किनारे, अगर इतना भी कर लिया जाए जो कम टाइम में हो सकते हैं, तो भी एएमयू के एंट्रेंस को इजीली क्रैक किया जा सकता है। टेक्निकली ये पॉसिबल है, और लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने हमारे मेथड को फॉलो किया था, और एंड मोमेंट तक जाते जाते उन्हें कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यस मैं कर सकता हूं, और उन्होंने क्रैक भी किया था। तो अब भाई सवाल है कि यार कैसे किया जाए? तो देखो, ये काम कैसे किया जाए उसके लिए मैंने हम लोगों ने, जो एसटीबीसी की टीम है, हम लोगों ने एक बड़ा एक सटीक तरीका निकाला है। सटीक तरीका क्या है सर? सटीक तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। सटीक तरीका ये है कि सबसे पहले कोशिश किया जाए कि मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब मैक्सिमम सिलेबस जब कंप्लीट होने की बात हो ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली बात, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जिनका स्कोर ज्यादा है, पहले तो सर उनको कर लो। दूसरा, जो चैप्टर्स कम लेंदी हैं और लेस एफर्ट से हो जाते हैं, उनको कर लो। फिर जब टाइम मिलेगा तो बड़े हाई फाई चैप्टर पे चलेंगे, बड़े जितने भी हार्ड चैप्टर हैं हम उन पर चलेंगे। तरीका यही है कि पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हो जाए, लेस टाइम में लेस एफर्ट में जितने भी चैप्टर निपट सकते हैं पहले उनको निपटा दिया जाए, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो हम हार्ड क्वेश्चन चैप्टर्स पे आएंगे। क्योंकि सिंपल बात है यार, देखो जितना वेटेज रोटेशन के क्वेश्चन का है, समझो रोटेशन का एक सवाल लगाए उसका मिला 1 नंबर, और ग्रेविटेशन का एक सवाल लगाए तो उसका भी मिलेगा 1 नंबर। ऐसा नहीं है कि यूनिट डायमेंशन का अगर एक क्वेश्चन फंस गया तो उसका आधा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे आसान चैप्टर है, और एसएचएम का एक धांसू सवाल आ गया जेईई एडवांस का कॉपी, तो उसमें हम तुमको 4 नंबर देंगे। ऐसा तो होने वाला नहीं है, बड़ा सिंपल है। अब मैं ये सब बातें क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि भैया ये जो तुम किताब देख रहे हो ना, एएमयू कैप्सूल बनाया ही मैंने है, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी शूट किया हूं। तो और मैंने जेईई के लिए भी काम किया है, एएमयू के लिए भी काम किया है, तो मेरे को पता है कि हाँ यार, कई बार ये लोग क्या कर रहे हैं,
जेईई मेन के क्वेश्चंस को उठा के डाल दे रहे हैं, कई बार एडवांस के भी क्वेश्चन को इधर कॉपी मारा जा रहा है। अब तुम एडवांस का सवाल लगाओ तो भी एक नंबर ही मिलेगा, और एकदम लल्लू सवाल लगा दो तो भी एक नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ तो दिमाग से खेलना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग से नहीं खेलोगे तो मामला डाउन चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या मेरी? तो ऐसे केस में सिलेबस कंप्लीट करने का आपका तरीका जो है बड़ा सटीक होना चाहिए। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आप डायरेक्टली आ गए और सीधे सीधे स्कोरिंग चैप्टर्स पढ़ लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि स्कोरिंग चैप्टर को पढ़ने के लिए 11th के कुछ चैप्टर्स चाहिए होंगे। मोस्ट ऑफ द चैप्टर को समझने के लिए आपको वेक्टर चाहिए। फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द चैप्टर के प्रॉब्लम्स को स्मूथली सॉल्व करने के लिए आपको एनएलएम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लो या मैग्नेटिक लो, यहां पर आपको एफबीडी नहीं आ रहा है, आपको फोर्स की समझ नहीं है, तो आप फंसोगे। तो ऐसे केस में 11 के कुछ चैप्टर्स आपको करने ही करने होंगे। केमिस्ट्री में भी सेम है, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रही है, पीरियोडिक टेबल ही नहीं आता है, तो आगे के चैप्टर्स में आपको समस्या होगी। तो ऐसे केस में बेस भी समझना, बेस को भी बहुत अच्छे से ग्रैप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमने बड़ा बढ़िया सा एक सिलेबस डिजाइन किया है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। दूसरा, सिलेबस कंप्लीट करने से तो सिर्फ होगा नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिवीजन। रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं ढंग से करेंगे तो भी काम नहीं हो पाएगा। रिवीजन अब करें कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 3 बार रिवीजन करने का अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर यहां तो अपन अगर आज से भी लगे तो सिर्फ खींच खाच के सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। रिवीजन कहां से करेंगे? तो देखो, रिवीजन के लिए तुम्हें अब इस बात के भरोसे नहीं बैठना है कि जब एक बार सब पढ़ लेंगे तब रिवीजन करेंगे, नहीं, फिर तो वहां सारा नैया डूब जाएगा। इधर तुम्हारा सब फिनिश होगा और इधर दिमाग से फिनिश हो जाएगा। एक तरफ से पढ़ते जाओ, पीछे से रिवीजन करते जाओ। और रिवीजन करने का मैंने बहुत सटीक तरीका निकाला है। हमने क्या किया है अपने ऑफलाइन बैच में क्या किया है कि डेली, जैसे मान लेते हैं ऑफलाइन बैच में 4 घंटे की या 3 घंटे की डेली क्लास, तो मैंने एक बढ़िया सिस्टम कर दिया है कि भैया ठीक है 3 आवर्स की क्लास है ना तुम्हारी, तुम 1 आवर पहले आओगे और टॉपिक पहले से डिसाइडेड होगा, पूरे 1 हफ्ते का शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा। और जो चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं, डेली तुम्हारा क्या होगा, अल्टरनेट डेज पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 1 घंटे का 33 क्वेश्चंस का टेस्ट रहेगा। एकदम सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर संडे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इस तरीके से, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, एकदम सिंपल टेक्निक है। मंडे टू सैटरडे क्लास चल रही है ना, मंडे टू सैटरडे क्लास चल रही है, और संडे को अपना एक वीकली टेस्ट है ना, वीकली टेस्ट है। तो इसमें कुछ नहीं है भाई। मंडे को मान लो तुम्हारा फिजिक्स का क्लास हुआ, तो अगले दिन मतलब फिजिक्स का टेस्ट हुआ 1 घंटे वाला, ये 3 घंटे वाला है। वीकली टेस्ट कितना है? 3 आवर्स का, है ना। इसमें टोटल तुम्हारे 100 क्वेश्चन होंगे, 33 केमिस्ट्री के, 33 फिजिक्स के और 34 मैथ्स के। और डेली तुम्हारा 1 घंटे का होगा, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन मैथ्स का, फिर अगले दिन फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। अब जैसे मान लो तुम्हारी क्लास लगती है 1 बजे से, तो तुम्हें 12 बजे बुलाया जाएगा। सबसे पहले अपना पेपर उठाना है और उसको बैठ के क्या करना है, उसको बैठ के 1 घंटे लगाने हैं वहीं क्लासरूम में। 1 घंटे पहले आओ और पेपर उठाओ, बैठ के वहीं पर लगाओ, मतलब 1 घंटे का तुम्हारा प्रॉपर टेस्ट है। और जो तुम एक करोगे प्लस जो तुम इसको करोगे, उसी के बिहाफ पे यहाँ तुम्हारा वीकली टेस्ट होगा। इन सब के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और तुम्हें हर वीक में, वीक स्टार्ट होने से पहले ही पता होगा कि मंडे को किस चैप्टर का टेस्ट देना है या कौन से टॉपिक का टेस्ट देना है, ट्यूसडे को कौन से टॉपिक का टेस्ट देना है, थर्सडे का क्या देना है, ऐसे करके तुम्हें पूरा पता होगा। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें डेली का डेली रिवीजन करना है। जैसे मंडे को मान लो तुम्हारा मोशन में ग्राफ के टेस्ट होने वाले हैं, अब तुम्हें क्या करना है, मंडे को ग्राफ का टेस्ट है, तो अभी तुमको क्या करना है, सैटरडे को बैठ के, संडे को बैठ के ग्राफ करनी है। फिर तुम्हें पता है कि अगले दिन इस चैप्टर का टेस्ट है या इस टॉपिक का टेस्ट है, तो उसके 1-2 दिन पहले से ही तुम उस टॉपिक को रगड़ने में लग जाओगे ताकि तुम स्कोर कर पाओ। और अगर तुम ये स्कोर करोगे तो ये अल्टीमेटली खुद ही अपने आप अच्छा स्कोर होगा। इसके लिए तुम्हें अलग से कुछ दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये जितने हुए हैं ना, इन्हीं को क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। अब इसके लिए चाहिए था एक सिस्टम, और ये सिस्टम हमने तैयार किया है इस अपने नए वाले कैटलिस्ट बैच में, जो कि फुल्ली ऑफलाइन है। अब फुल्ली ऑफलाइन में ये चीज इंप्लीमेंट करना मेरे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि मैं तुम्हें क्या है छोड़ूंगा ही नहीं। अगर तुम टेस्ट में नहीं आ रहे हो, 1 घंटे पहले नहीं आ रहे हो, घर पे कॉल चला जाएगा। टेस्ट में नहीं आ रहे हो, पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि टेस्ट देना ही देना है। और मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर 2 ही ऑप्शन है, एक तो मैं तुम्हें पकड़ के पूछूं, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूं, खुद से गाइड करूं, या फिर दूसरा तुम मन बढ़ाई कर रहे हो तो उसका भी मेरे पास इलाज है। हमने एक पूरा मतलब मामला सेट कर रखा है कि कैसे बच्चे से मैक्सिमम एफर्ट्स लगवाने हैं ताकि वो एटलीस्ट सेलेक्ट हो सके। उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कौन कौन से अपने को लगाने चाहिए। अब हमने क्वेश्चंस को 2-3 तरीकों से बांट रखा है। एक तो डीपीपी, जो टॉपिक चल रही है ना, उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वहीं पर क्लास में लगवाओ, क्लास के बाद भी लगवाओ, जिसको अपन बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जब पूरा खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, तो सब मिक्स करके क्वेश्चंस दो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाओ। और उसके बाद आता है लास्ट में टेस्टिंग, जिसको अपन बोलते हैं एएमयू कैप्सूल। एएमयू कैप्सूल जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके मामला सेट हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जो तुम तैयारी कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर तुमसे पिछले साल के क्वेश्चंस ही नहीं लग पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर तुम पिछले साल होते एएमयू एंट्रेंस के लिए, अगर तुम बैठ रहे होते तो तुमसे सवाल ही नहीं लगता, और अगर सवाल ही नहीं लगता तो फिर सिलेक्शन का सवाल ही नहीं है।
बात समझ में आ रही है क्या मेरी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो वही है कि इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, एक बढ़िया ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है ऑफलाइन में, एएमयू बीटेक के लिए, कैटलिस्ट बैच। इसमें मतलब ये बैच जो है हमारे सेंटर पे ही चल रहा है, अलीगढ़ वाले सेंटर पर चल रहा है। आप यहाँ से आके क्या कर सकते हैं, एएमयू बीटेक की तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है ये सब मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, है ना। बाकी अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब इसके अलावा ना इस बैच की कुछ स्पेशल फीचर भी है, क्योंकि क्या है कि कुछ बच्चों का है कि भैया मैं ऑफलाइन के टीचर से पढ़ रहा हूँ बढ़िया, मैं ऑनलाइन वाले टीचर के साथ भी पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन बैच की भी एक्सेस दे दी है। उसके अलावा हम लोग एएमयू बीटेक के सिलेबस को कई बार कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले साल भी किया था कंप्लीट, उसके पिछले साल भी किया था कंप्लीट, और अलग अलग टीचर्स के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। जो ऑर्गेनिक का एक्सपर्ट था ऑर्गेनिक पढ़ा के गया, जो इनऑर्गेनिक का एक्सपर्ट था इनऑर्गेनिक पढ़ा के गया, जो फिजिकल का एक्सपर्ट था फिजिकल पढ़ा के गया। तो हमने पिछले साल के रिकॉर्डिंग्स की भी एक्सेस दे रखी है कि भैया अगर तुम मैथमेटिक्स इस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना चाह रहे हो, केमिस्ट्री इस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना चाह रहे हो, वो भी जाके तुम पढ़ सकते हो। मतलब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट मार रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो हमारा क्रैश कोर्स होगा, अगर तुम इस बैच में हो तो उस क्रैश कोर्स का भी एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा ताकि तुम रिवीजन कर सको। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा हमने अभी पढ़ा, अब हमने सिलेबस कैसे डिजाइन किया, तो हमने 11 से शुरू किया है, क्योंकि 11 के चैप्टर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है 12th को समझने के लिए। क्योंकि देखो पहले अपने को यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, मोशन, मोशन के बाद से अपने को नेक्स्ट मतलब मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, उसके बाद से अपने को पढ़ना चाहिए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से पहले ही हमें पढ़ लेना चाहिए वर्क एनर्जी पावर, उससे पहले हमें पढ़ लेना चाहिए एनएलएम। मतलब एकदम बढ़िया से कि भैया यूनिट से स्टार्ट किया, उसके बाद मोशन पढ़ेंगे, मोशन के बाद से अपन लोग चलेंगे एनएलएम में ही हम पढ़ लेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद हम पढ़ लेंगे वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, और यहीं पे गाड़ी स्टॉप करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटेशन, है ना। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अब एक बार तुम वर्क एनर्जी पावर एनएलएम वगैरह पढ़ लिए तो फिर तुम अब कोई भी चैप्टर इजीली पढ़ सकते हो। हाँ, उसके बाद हम थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, रोटेशन में हम टॉर्क निकालना सीखेंगे, क्योंकि आगे सारी चीजें काम आने वाली है। तो हमने उसी तरीके से फिजिक्स के सिलेबस को डिजाइन किया है। केमिस्ट्री में भी एकदम सिंपल फंडा है कि पीरियोडिक टेबल, पहले हमें पीरियोडिक टेबल समझना बड़ा जरूरी है, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद से ऐसे करते करते हम पहले इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक, उसके बाद अपन जनवरी से ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। और मैथमेटिक्स में भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सीधे सीधे कैलकुलस से स्टार्ट किया है, तो तुम आओ और देखो पढ़ के कि कैसा लग रहा है। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो संदीप भैया है ही, और इस मामले में तुम इस मामले में बिल्कुल टेंशन मत लेना कि भैया एएमयू में आपके यहाँ से रिजल्ट कैसा आता है। तो हमने हर साल टॉप 100 में रैंक दिया है, 14, 13, 36, 41, 45, 50, 68, 73, 92। मैं भी इस साल इसका 92 था, और आरिफ का लास्ट ईयर 92 था। कृतिका अभी आई थिंक सेकंड ईयर में होगी, या सॉरी हर साल टॉप 100 में रैंक दिया है, और मैं अपने पिछले कुछ सालों के अनुभव के आधार पर तुम्हें गाइड कर रहा हूं, और आई होप कि ये जो मेरी गाइडेंस है ये तुम्हारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगी। बाकी बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसी मंडे से चल रहा है, तो ज्वाइन करो। अगर कोई डाउट आता है तो संदीप भैया है और मेरा स्पेशल गाइडेंस इस बैच में। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।